माना यह जाता है कि प्लासी की लड़ाई से 50 वर्ष पहले तक ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारतीय वस्तुओं की खरीद के लिए 2 करोड़ रुपए की कीमती धातु लाई गई थी और ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के इस कदम की आलोचना भी की गई थी। किंतु कर्नाटक युद्धों एवं प्लासी और बक्सर के युद्धों के पश्चात स्थिति में नाटकीय परिवर्तन आया। प्रस्तुत आज की अध्याय में हम लोग धन की निकासी की अवधारणा को समझेंगे, जो कंपनी की वाणिज्यवादी सोच के क्रम में विकसित हुई। धन की निकासी के अंतर्गत सबसे पहले इसके अर्थ को जानेंगे, फिर भारत में इसके स्रोत क्या-क्या रहे, इसके बाद किन प्रक्रियाओं के तहत भारत को लूटा गया और अंत में धन निकासी के क्या-क्या परिणाम प्राप्त हुए। धन निकासी सिद्धांत का अर्थ। भारतीय धन संपत्ति का ब्रिटेन जाना और उसके बदले भारतीयों को कोई भौतिक लाभ न मिलना धन की निकासी है। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1867 में धन निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में धन निकासी सिद्धांत को स्वीकार किया और इसे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के विरोध का एक बिंदु बनाया। धन निकास का स्रोत। कंपनी के अधिकारियों के वेतन भत्ते तथा शेयर धारकों को दिया जाने वाला लाभांश, भारतीय सार्वजनिक ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, ब्रिटिश द्वारा व्यापार, उद्योग एवं बगानों में लगाई गई निजी पूंजी की आय, रेलवे के संदर्भ में दी गई लाभांश की गारंटी की धनराशि, साथ ही रेलवे के विकास के लिए लिया गया कर्ज और उस पर दिया गया ब्याज भी धन की निकासी का स्रोत है। बहुमूल्य धातुओं के खनन एवं खनिज पदार्थों जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन आदि के माध्यम से अर्जित किया गया धन। 1858 के पश्चात ब्रिटेन में निर्मित भारत सचिव एवं उसकी परिषद का खर्च धन की निकासी का स्रोत बना। साथ ही धन की निकासी के लिए गृह व्यय भी एक प्रमुख स्रोत बना। इसके लिए इंग्लैंड में भारत के लिए की जाने वाली सैन्य सामग्री की खरीद तथा इंग्लैंड द्वारा किए जाने वाले सैन्य अभियानों का वह खर्च जिसे भारतीय राजस्व पर आरोपित किया गया। साथ ही लंदन में भारतीय धन से निर्मित एक सुरक्षित कोष जिसका लाभ इंग्लैंड ने तो उठाया किंतु भारतीयों को इस पर कोई ब्याज नहीं मिला। इसी तरह भारत के कारण इंग्लैंड में किए जाने वाले नागरिक एवं सैनिक खर्च भी गृह व्यय में शामिल थे। 1857 के विद्रोह का दमन करने में किया गया व्यय को भी भारतीय राजस्व पर आरोपित किया गया। इसी तरह अफगानिस्तान एवं चीन के बक्सर युद्ध तथा विश्व युद्ध में भारत के सैनिकों को ब्रिटिश ने शामिल किया और इसका खर्च भारतीय राजस्व पर डाला। धन निकास की प्रक्रिया। प्लासी युद्ध में विजय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा बंगाल की लूट अर्थात धन की निकासी आरंभ हुई। बंगाल के कठपुतली नवाबों से समय समय पर प्राप्त की गई धन राशि धन की निकासी थी। इसी तरह 1765 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बंगाल की आर्थिक मामलों से संबंध न्यायालय अर्थात दीवानी अधिकार प्राप्त कर अंग्रेजों ने निवेश के माध्यम से धन की निकासी की। दरअसल बंगाल के राजस्व से वस्तुओं की खरीद कर उसका यूरोप में निर्यात कर अंग्रेजों ने मुनाफा कमाया। इसी तरह रेलवे भी धन की निकासी की प्रक्रिया को तीव्र करती रही। वस्तुतः रेलवे ने भारत से कच्चे माल की निकासी में अपनी भूमिका निभाई और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को भारतीय बाजारों में विस्तार कर धन की निकासी की। ब्रिटिश भारत से धन निकासी का परिणाम। भारतीय अर्थव्यवस्था धन निकासी के कारण कमजोर और पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई। वस्तुतः अत्यधिक भूराजस्व वसूल कर उसे विभिन्न माध्यमों से इंग्लैंड भेजा गया। अतः भारत में गरीबी और ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई, लोगों की क्रय शक्ति कम हुई और अकाल की स्थिति पैदा हुई।
सरकारी आय का 75% से अधिक भाग गांव एवं कृषक वर्ग से प्राप्त होता था और इस राजस्व का नगण्य भाग गांवों पर खर्च किया जाता था। वस्तुतः खर्च का बड़ा भाग प्रशासन, प्रतिरक्षा एवं शांति व्यवस्था से संबंधित था, जो शहरों में खर्च होता था। इस तरह गांवों से टैक्स लेकर शहरों में खर्च किया जाता था और इस माध्यम से इंग्लैंड की औद्योगिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। इस तरह भारत के गांवों की निर्धनता में वृद्धि होती रही। चूंकि भारत गांवों में बसता था, अतः गांवों के निर्धनीकरण से भारत का निर्धनीकरण हुआ। धन निकासी ने भारत में पूंजी का अभाव पैदा किया। फलतः औद्योगिक विकास अवरुद्ध हुआ। धन निकासी ने ब्रिटेन के औद्योगिकरण को प्रेरित किया, इससे ब्रिटेन की समृद्धि बढ़ी। उदारवादी कांग्रेसी नेताओं द्वारा धन निकासी सिद्धांत को प्रतिपादित करने से ब्रिटिश का शोषणकारी चेहरा उजागर हुआ। फलतः भारतीय बुद्धिजीवियों को ब्रिटिश द्वारा भारत के शुभ चिंतक होने का दावा एक धोखा नजर आया। इसी क्रम में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का विरोध शुरू हुआ और राष्ट्रवादी भावनाएं तीव्र हुई। इन्हीं संदर्भों में यह कहा जाता है कि राष्ट्रवाद अपने आरंभिक स्वरूप में अपने आर्थिक स्वरूप लिए हुए था।